हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं 12th क्लास के पोएम सेक्शन का 8th चैप्टर फायर ह्यूमन, जो कि केकी एन दारुवाल द्वारा लिखा हुआ है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग देने से पहले हम लोग पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसी पोर्शन से आते हैं। केकी एन दारुवाला born 1937, the recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 and Commonwealth Poetry Award, is a landscape poet of eminence and a well-known writer of शॉर्ट स्टोरीज। केके एन दारुवाला, जिनका जन्म 1937 में हुआ और उनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, इस बुक के लिखे जाने तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 और कॉमनवेल्थ पोएट्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस। तो इमिनेंस मीन्स प्रख्यात होता है और लैंडस्केप मीन्स परिदृश्य होता है। तो वे प्रख्यात परिदृश्य कवि और लघु कथाओं के जाने माने लेखक हैं। हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स इज ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। उनकी कविता उनके अपने शब्दों में व्यक्तिनिष्ठ प्रतिक्रियाओं की पूरी तरह से प्रभावशाली रिकॉर्डिंग है। ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द नेचुरल लैंडस्केप एंड हैंस अर्थी। तो उनका दावा है कि उनकी जो भी कविताएं हैं वो ग्रामीण परिदृश्य पे आधारित है और इसीलिए धरती से जुड़ा हुआ है। तो वो जिस भी पोएम लिखते हैं वो ग्रामीण परिदृश्य में लिखते हैं, जो गाँव में होता है उस पर आधारित होता है इनका पोएम, और इसीलिए वो कहते हैं कि जो हमारा पोएम है वो धरती से जुड़ा हुआ है। He shuns sophistications as he thinks that it while adding gloss takes away power of words। वो पोएम में कुछ भी मिलावट करने से बचते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब वो पोएम लिखेंगे और अगर कुछ उसमें मिलावट करते हैं या फिर चमक जोड़ने वाली कुछ लाइनें लिखती हैं तो वो क्या करेगा, पद्य की शक्ति को छीन लेता है, मतलब पोएम का जो शक्ति होता है उसको छीन लेता है। तो इसीलिए ये वैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं कि जिसमें मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ हो। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ वुमेन सोसाइटी एंड वायलेंस। उनकी कविताओं के जो विषय हैं, जो उनकी कविताओं के जो थीम होते हैं वो प्रेम, मृत्यु, वर्चस्व, मानव द्वेषवाद और हमारे समाज में मानव का दुर्दशा है और हिंसा है। तो ये इन सभी विषयों पे पोएम लिखते हैं। उनकी पोएम जो है इसी सब विषयों पे आधारित होती है। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगोर इन्वॉल्व इन द पोएटिक क्रिएशन। वह तीव्रता से लिखते हैं और काव्य रचनाओं में जो शामिल होता है। Since he had been in police service, violence is unavoidable in his poetry। अब वो चूंकि पुलिस सेवा में थे, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो पुलिस थे, इसीलिए जब वो कविता लिखते हैं तो उसमें जो हिंसा होता है उसका वर्णन अनिवार्य होता है, मतलब वो हिंसा का वर्णन जरूर करते हैं पुलिस बैकग्राउंड के होने की वजह से। His important volumes of verse includes Under Orion 1970, Apparition in April 1971 and Crossing of Rivers 1976। तो उनके महत्वपूर्ण पद्यों में अंडर ओरियन 1970 में जो लिखा गया है, ऑपरेशन अप्रैल जो 1971 में लिखा हुआ है और क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो कि 1976 में लिखा हुआ है, ये सब शामिल है उनके महत्वपूर्ण क्रिएशन में। तो ये पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट था और अब हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखेंगे। वो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं सारे चैप्टर्स का सिमरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर की भी वीडियो अपलोड करूंगा। अब हम लोग देखते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग इन हिंदी। ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा पोएम को। द बर्निंग घाट इरेप्टेड फॉस्फोरेसिन। अब यहाँ पे एक वर्ड है फॉस्फोरेसिन। इस पोएम के इस स्टेंजा को समझने से पहले आप फॉस्फोरेसिन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे स्टेंजा का जो मीनिंग है वो इसी वर्ड पे डिपेंड करता है। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तो इस पोएम का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें जो उन्होंने बताया हुआ है ना, तो वो बिल्कुल ही अलग बताया हुआ है जो यहाँ पे रियल मीनिंग होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉस्फोरेसिन का मीनिंग क्या होता है। तो फॉस्फोरेसिन का जो हिंदी होता है वो होता है स्फुरदीप्ति। ये पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण पदार्थ से प्रकाश का उत्सर्जन उष्मा के बिना होता है। देखिए अब क्या है इसमें कि जिस समय किसी पदार्थ से प्रकाश निकलता है और अगर उससे उष्मा नहीं निकलता है तो उसे बोलते हैं स्फुरदीप्ति। तो वैसे पदार्थ को ही फॉस्फोरेसिन कहते हैं। द बर्निंग घाट इरेप्टेड फॉस्फोरेसिन एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय एज मूनलाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स। कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जब इस स्टेंजा का मीनिंग निकालने के लिए आपको सबसे पहले निचला
लाइन पढ़ना होगा, तब आपको इस स्टेंजा का मीनिंग समझ में आएगा। एज मूनलाइट स्कैटर्ड अमॉन्ग द बोन्स, जब चांद की रोशनी, चांदनी हड्डियों के बीच बिखर गई, मतलब जैसे ही चांदनी हड्डियों के बीच बिखर जाती है, द बर्निंग घाट इरेप्टेड फॉस्फोरेसिन, मतलब क्या कहते हैं वो अचानक से क्या होता है, भड़क उठता है, ठीक है, स्फुरदीप्ति मतलब चमक उठता है। और जब वो चमक उठता है, एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय, तो जब वो भड़क उठता है तो क्या होता है कि जो राहगीर वहां से जा रहे होते हैं वो उस रोशनी को देख के डर जाते हैं। तो उसी रोशनी को यहाँ पे लिखा हुआ है भटकती भूत रोशनी। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि मून लाइट हड्डियों पे पड़ रहा है, तो जिससे क्या है हड्डियां चमक रही है, तो चमक रही तो क्या हो रहा है, बर्निंग घाट, जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, तो जो बर्निंग घाट है वहां क्या होता है, वहां से स्फुरदीप्ति भड़क उठती है। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस टू द ग्रे एस दैट सैलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, बोर्ड विटनेस टू द फायर्स डिवॉचरी। अब देखिए यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि एक बार भोर में टहलते हुए, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है भोर में टहलना, तो एक बार भोर में टहलते हुए नदी के किनारे और घाट पर, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूर लेडनेस, हमने देखा कि अंगारे अपनी क्रूर लाली खो रहे हैं। एम्बर्स क्या होता है, जब आप आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो जब उससे लपटें निकलनी बंद हो जाती है, धुएं निकलने बंद हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो कोयला एक तरह से कहिए कि लकड़ी का बच जाता है, जो कि बिल्कुल लाल होता है, उसी को बोलते हैं अंगारे या अंगारा बोलते हैं, तो वही है एम्बर्स। तो पोएट बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा कि जो अंगारे हैं वो अपनी क्रूर लाली खो रहा था, मतलब धीरे धीरे उस लालिमा कम होते जा रही थी। टू द ग्रे एस दैट सैलोज ऑल, उस धूसर राख के लिए जो सभी को निगल जाती है, तो सभी को निगलने वाली धूसर राख के लिए अंगारे अपनी क्रूर लाली को खो रहे थे, क्योंकि जब अंगारे धीरे बुझने की तरफ बढ़ने लगता है तो वो राख में बदलना शुरू हो जाता है। हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर डिवोचरी, हाफ कुक्ड लिम्स मीन्स होता है आधे पके हुए अंग, तो आधे पके हुए अंग बोर विटनेस टू द फायर डिवोचरी, वो अग्नि के दुर्गुण के साक्षी बने। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वहां पे आधा पका हुआ अंग था, जब डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, तो जो उसके आधे पके अंग थे वो इस बात का गवाह था या इस बात का साक्षी था कि जो अग्नि है वो बहुत ही बेरहम है, कि वो क्या किया हुआ है, डेड बॉडी को पूरा नहीं जलाया हुआ है, कुछ अंग को छोड़ दिया है। तो ये बोल रहा है, क्या कहते हैं कि जो आधे पके हुए अंग हैं वो आग के बुराई के या आग के दुर्गुण के साक्षी बन रहे थे। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स। अब देखिए वो वहां पे जब घाट पे घूम रहे थे तो उनके साथ में उनके पिता थे, तो उनके पिता बोलते हैं उनसे, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स एंड बोन स्टब्स, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड। तो उसके पिता बोल रहे हैं कि तुम उस आधी जली हुई उंगली को देख रहे हो, और वो आधी जली हुई हड्डी के जो स्टब्स हैं, आग कभी कभी अपने मरहुओं को भूल जाती है। तो उनके पिता बोल रहे हैं कि जो आग है देखो वो भूल गया कि हमें डेड बॉडी को पूरा जलाना था, तो जो उसके अंग है आधे जले हुए, या वो बोली आधी जली हुई उंगली को देखो, तो वो देख के ये लगता है कि आग जो है भूल गया कि मुझे इस डेड बॉडी को पूरा जलाना था। एज ए जोरेस्ट्रियन आई, जैसा कि मैं पारसी हूं, पोएट एक पारसी है, वो पारसी धर्म से बिलोंग करता है। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू ए लिटिल नॉक ऑफ पेन, आई श्योर टू शेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो बोल रहा है कि जैसा कि मैं पारसी हूं और मैं उस समय बच्चा था, मतलब मेरी छोटी उंगलियां थी या बाल उंगलियां थी, वो भींच गई, मतलब वो कस के मतलब मुट्ठी जकड़ लिया, और अंदर से उन्हें एक दर्द महसूस हुआ। वो देख डेड बॉडी का अंग ऐसे ही बचा हुआ है बिना जले हुए, तो उनको अंदर से क्या हुआ, दर्द महसूस हुआ, वो छोटी सी एज में। आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, तो वो बोल रहे कि मैंने उस समय कसम खाई कि मैं आग को भूलने की पाप से बचाऊंगा। आग जो भूल जाता है डेड बॉडी को पूरा जलाना, तो मैं उस चीज से आग को बचाऊंगा। आई नेवर फॉरगेट एंड 20 years since as I consigned my firstborn to the flames, their nearest tower of silence was 1000 miles। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज है, एक है फर्स्टबॉर्न, फर्स्टबॉर्न मींस होता है किसी का पहला बच्चा, और दूसरा वर्ड है यहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस देखिए क्या होता है, पारसी में वो लोग डेड बॉडी को ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़े हाइट पे एक टावर बनाए हुए होते हैं, एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कटोरा टाइप का बना हुआ होता है, जो मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूं। लेफ्ट साइड है, क्या कहते हैं कि वो हाइट पे देखिए जाके बना हुआ है, और उसका टॉप व्यू इस तरह से कुछ होता है, जो आपको मैंने राइट साइड में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपका टॉप व्यू है, और ये लेफ्ट साइड में वो टॉप पे है। तो वो लोग क्या करते हैं, आदमी को मरने के बाद यहाँ पे डेड बॉडी को छोड़ देते हैं, और जब वो डेड बॉडी को वहां पे छोड़ देते हैं तो जो वल्चर्स होते हैं, गिद्ध, वो गिद्ध आकर के उस डेड बॉडी को
खा लेता है। तो उनका ये मानना है कि मरने के बाद अगर हम किसी चीज को जला देते हैं और अगर दफना देते हैं तो वो डेड बॉडी जो है किसी के काम नहीं आता है। और अगर हम वहां पे टावर ऑफ साइलेंस पे डेड बॉडी को रख देंगे तो उससे क्या होगा कि जो गिद्ध हैं या दूसरे जानवर हैं जब उनसे खा जाएंगे तो उससे उनका भला हो जाएगा, तो किसी को कुछ मिल जाएगा और हमारा डेड बॉडी किसी के काम आ जाएगा। तो पारसी लोग का ये थॉट होता है, तो वो लोग अपने डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार है वो इसी तरह से करते हैं। वो टावर ऑफ साइलेंस पे डेड बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं। अब आगे देखिए इस स्ट्रेंजा का मीनिंग अब आपको समझ में आ जाएगा। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, मैं कभी नहीं भूला और 20 साल बाद। बोल रहा है कि जो बचपन में मेरे साथ हुआ था, जो मैंने देखा था घाट पे, बर्निंग घाट पे जो मैंने देखा था, वो चीज़ मैं अभी तक नहीं भूला। और बोल रहा है 20 साल बाद, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न, तो फर्स्ट बोर्न में होता है उसका पहला बच्चा। तो बोल रहा है किसी कारणवश जो उनका पहला बच्चा था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम्स, बोल रहा है मैंने अपने पहले बच्चे को आग की लपटों में डाल दिया। चूंकि ये पारसी थे और पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं और बहुत ही पवित्र मानते हैं वो लोग आग को, तो वो लोग आग में डेड बॉडी नहीं जलाते हैं। बट लेकिन किसी कारणवश जो उनकी मजबूरी थी, अब वो क्या मजबूरी थी, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। बोल रहा है क्या कहते हैं पारसी धर्म में जहाँ वो लोग डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं टावर ऑफ साइलेंस पे, वो वहां से हजारों मील दूर थी, तो वो वहां उसको लेके जा नहीं सके, जिसके कारण वो इन्होंने क्या किया, अपने पहले बच्चे का दाह संस्कार हिंदू धर्म में जैसे जला देते हैं हम लोग, वैसे ही उसने अपने पहले बच्चे को आग में जला दिया। तो वही यहाँ पे ये बता रहे हैं। द फायर हीमन सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन, अग्नि स्रोत ने मुझसे कहा तुम्हें क्षमा किया जाता है। तो मतलब जो उन्होंने पाप किया, देखिए चूंकि वो लोग आग को बहुत पवित्र मानते हैं और अपने पहले बच्चे को जो उसमें उन्होंने दहन कर दिया, तो उसके कारण जो वो सोच रहे थे, हो सकते हैं कि जो अग्नि स्रोत था जो वो है उन्होंने मुझे माफ कर दिया इस गलती के लिए। बट लेकिन फिर भी वो अंदर से टूटा हुआ थे उस समय। मतलब एक तो उनका पहला बच्चा डेथ कर गया था, उनके लिए यह एक पाप था कि आग में अपने बच्चे को दे दिया। तो वही वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अग्निस्रोत ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से टूटे हुए थे। ब्रोकन येट रेबेलियस आई शोड दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। तो मतलब बोल रहा है कि हम अंदर से टूटे हुए थे, एक विद्रोह की भावना थी हमारे अंदर, फिर भी मैंने इस बार शपथ लिया कि इसे क्षमा करने से पाप का बचाने के लिए। तो देखिए अब क्या है कि वो ये सोच रहे हैं कि अग्नि इतना पवित्र है और मैंने उसके अंदर अपने बच्चे का डेड बॉडी डाल दिया, लेकिन फिर भी अग्नि ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक तरह से पाप कर रहा है मुझे माफ करने का। उस समय उन्होंने ये सोचा मन ही मन, मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं इसे क्षमा करने के पाप से बचाऊंगा, अग्नि को क्षमा करने के पाप से बचाऊंगा। तो वो कैसे बचाएंगे, हो सकता है आप वो उन्होंने मन ही मन ये सोचा होगा कि अब भविष्य में कुछ भी हो जाए हम किसी भी डेड बॉडी को अग्नि के हवाले नहीं करेंगे, हम उसे जैसे अपने धर्म में टावर ऑफ साइलेंस पे रखते हैं वैसे ही हम आगे करेंगे। तो ये उन्होंने उस समय सोचा होगा। तो ये पोएम का कंप्लीटली लाइन बाय लाइन मीनिंग था हिंदी में। उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आया होगा, और अगर यह पोएम आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।